तो आज अपन देख रहे हैं एक नया टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर। इसका नाम है एडजुडिकेशन। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। एडजुडिकेशन का मतलब होता है रिजॉल्व डिस्प्यूट, यानी कि डिस्प्यूट अगर है तो उसको सॉल्व कैसे होगा, इसमें ये बता रखा है। और एक वर्ड यहाँ क्या आएगा, कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है जब्त करना। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, कॉन्फिस्केशन ऑफ आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी ऑब्टेन्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट। यानी कि आपने एक्ट का कॉन्ट्रावेंट करके, एक्ट को तोड़ के अगर आपने कोई भी आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी को लिया है, ऑब्टेन करा है, तो वो आपका कॉन्फिस्केट हो जाएगा, यानी कि जब्त हो जाएगा। ठीक है। एनी आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी विच इज सीज्ड अंडर एक्ट शैल बी लायबल टू कॉन्फिस्केशन। ठीक है, उसको एक तरीके से कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई भी आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी को ऑब्टेन करा है एक्ट का कॉन्ट्रावेंट करके, वेयर वैल्यू ऑफ करेंसी अमाउंट इज अप टू ₹10 लाख। तो अगर करेंसी और अमाउंट का वैल्यू 10 लाख तक है तो उसको उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा जुडिशियल ऑफिसर। और विदाउट लिमिट यानी कि 10 लाख से ज़्यादा का है तो उसको सॉल्व करेगा सेशन कोर्ट। ठीक है, सेशन कोर्ट 10 लाख से कम अमाउंट के भी डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, यहाँ सेशन कोर्ट का टाइम बचाने के लिए इसमें लिमिट बना रखी है कि वह 10 लाख से ऊपर की देखेगा। ठीक है, और सबसे पहले जो भी पर्सन होगा उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू बी हर्ड। ठीक है, अगर उसने एक्ट का कॉन्ट्रावेंट करा है तो उसको एक बार रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपील एंड रिवीजन। ठीक है, अगर आप यहाँ के फैसले से खुश नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो आगे। वेयर एन ऑर्डर इज पास्ड बाय कोर्ट ऑफ सेशन एंड एनी जुडिशियल ऑफिसर। तो आप किसके पास अपील कर सकते हो, अगर कोर्ट ऑफ सेशन के फैसले से खुश नहीं हो तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट इन विच सच कोर्ट इज सबॉर्डिनेट। जैसे कि आप उदयपुर के कोर्ट ऑफ सेशन से खुश नहीं हो तो आप जा सकते हो जोधपुर हाई कोर्ट। ठीक है, एनी जुडिशियल ऑफिसर, अगर आप जुडिशियल ऑफिसर के फैसले से खुश नहीं हो तो आप जा सकते हो कोर्ट ऑफ सेशन। अपील इज टू बी प्रेफर्ड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, यानी कि इनका जब भी ऑर्डर आया उसके विद इन 1 मंथ आप अपील कर सकते हो। एडिशनल पीरियड है 1 मंथ ओनली। अगर ये 1 मंथ निकल चुका है तो फिर भी आपको एडिशनल पीरियड दे रखा है 1 मंथ, इसके बाद आप अपील नहीं कर सकते। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 3 पॉइंट अपन ने देखे थे। एडजस्ट टू बी पॉलिटिकल इन नेचर, यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन सेम परफॉर्म करता है कि पॉलिटिकल पार्टी जैसा वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको प्रोहिबिट कर दिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से। ठीक है, तो आपको इसमें कहीं दिक्कत है तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन देने से मना कर दिया तो भी आप हाई कोर्ट जा सकते हो। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और आपको लगता है कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने गलत किया तो भी आप जा सकते हो हाई कोर्ट। ठीक है, जिस दिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आपको आदेश दिया उसके विद इन 60 डेज आप जा सकते हो हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है रिवीजन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट ऑफ इट्स ओन मोशन रिवाइज एनी ऑर्डर इफ़ द ऑर्डर हैज़ बीन मेड मोर देन 1 ईयर प्रीवियसली। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सुमोटो यानी कि सेल्फ ओन तरीके से, ठीक है, सेल्फ कोई भी फैसले को रिवाइज नहीं करेगा अगर उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया। ठीक है, 1 साल से कम टाइम पीरियड है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेल्फ चाहती है, ठीक है, खुद से चाहती है तो वो रिवाइज कर सकती है। अगर उसको लगता है कि नहीं रजिस्ट्रेशन हमसे ही कोई गलती हो गई थी, हमने गलती से कैंसिल करा था, तो वो सेंट्रल ऑर्डर रिवाइज कर सकता है अपना ऑर्डर। ठीक है, या फिर आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं करता तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो फॉर रिवीजन। ठीक है, आप एप्लीकेशन भी दे सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक और बार देख ले कि कहीं उनसे गलती तो नहीं हो गई। ठीक है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद देखे या फिर आप एप्लीकेशन दे सकते हो। एप्लीकेशन आप दे सकते हो विद इन 1 ईयर। ठीक है, डेट ऑन विच ही केम टू नो अबाउट इट, जिस दिन आपको पता चला ये हुआ, या फिर डेट ऑन विच ऑर्डर वॉज कम्युनिकेटेड टू, इसका ऑर्डर आपके पास जब पहुंचा। ठीक है, दोनों में से टाइम पीरियड जो भी अर्लियर होगा उसके विद इन 1 ईयर आप एप्लीकेशन दे सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक्सटेंशन पीरियड पॉसिबल हो सकता है, यानी कि 1 साल बाद भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो रिवीजन ऑफ ऑर्डर के लिए अगर आपके पास रीजनेबल रीज़न है तो। ठीक है, इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू रिव्यू नो अपील कैन बी मेड, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट
ने वापस देखने से, ठीक है। यहाँ पर ने देखा था ना कि आप एप्लीकेशन दे सकते हो ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार फिर ऑर्डर को देख ले, वापस से रिव्यू कर ले आपका। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये रिव्यू करने से मना कर देती है तो उसके अगेंस्ट आप कोई हाई कोर्ट ही जा सकते हैं, ठीक है। आप फैसले जो पहली बार फैसला दिया था उसके लिए जा सकते हो, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस रिवीजन देने से, वापस ऑर्डर को रिवाइज करने से मना कर दिया, ठीक है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन को वापस नहीं देख रहा, तो उसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। इसके अंदर अपने पास 6 पेनल्टीज़ दे रखी है, वो अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। पहला है एनी पर्सन हु सीक्स प्रायर परमिशन रजिस्ट्रेशन बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या फिर कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, ठीक है। या फिर वो इंटीमेशन टाइम पे नहीं देता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर किसी भी पर्सन ने या तो प्रायर परमिशन ली है या फिर रजिस्ट्रेशन लिया है, फ्रॉड तरीके से फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया है या फिर कोई मटेरियल फैक्ट को छुपा है, तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 6 मंथ और फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों हो सकता है। एनी पर्सन ऑन होम प्रोहिबिटेड ऑर्डर हैज़ बीन सर्व डिलीवर एनी आर्टिकल, करेंसी, सिक्योरिटी एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आप पर प्रोहिबिशन लगा दिया कि आप किसी को भी ये आर्टिकल, करेंसी, सिक्योरिटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और उसके बाद आपने किसी को ट्रांसफ़र करा है तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 ईयर्स के लिए, और एडिशनल फाइन भी लग सकता है जितना मार्केट वैल्यू है आर्टिकल, करेंसी, सिक्योरिटी का। थर्ड पॉइंट आता है एक्सेप्ट एनी पर्सन, पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रोवर्शन ऑफ एक्ट। यानी कि अपन ने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टी और एनी पर्सन, उनको जो भी लिस्ट में थे उन्होंने, और वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो उनको अप टू 5 ईयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर फाइन लग सकता है या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है डस और ओमिट्स टू डू एन एक्ट और आर्टिकल, करेंसी, सिक्योरिटी लायबल टू कन्फिस्केशन, ठीक है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको मना कर दिया कि अब आप ये आर्टिकल, करेंसी, सिक्योरिटी किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर आपने ट्रांसफ़र कर दिया डस और ओमिट्स टू डू एन एक्ट, या फिर सर्टिफिकेट जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको दिया था तो कहा था कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करना, और आपने वो फॉलो नहीं किया है तो आप पर ₹1000 और 5 टाइम्स ऑफ आर्टिकल, करेंसी, सिक्योरिटी, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना आपको फाइन लग सकता है। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है फेल्स टू कंप्लाई प्रोविज़न फॉर विच नो सेपरेट पेनल्टी गिवन इन एक्ट। यानी कि आपने कोई भी प्रोविज़न का कंप्लायंस नहीं किया जिसके लिए सेपरेट पेनल्टीज अभी तक अपन ने नहीं देखी, ठीक है। सेपरेट पेनल्टी गिवन ही एक्ट के अंदर, तो आपको अप टू 1 ईयर के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर फाइन लग सकता है या फिर दोनों हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है रिपीट ऑफेंडर। यानी कि आपको एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए मना करा था, उसके बाद एक बार पेनल्टी लग गई, उसके बाद आपने वापस से रिपीट करी मिस्टेक, तो आप नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर 5 ईयर्स, फिर आपके लिए 5 ईयर्स के लिए बैन लग जाएगा, फिर आप 5 ईयर्स तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। इफ ऑफेंस कमिटेड बाय कंपनी, अगर कोई कंपनी ने ऑफेंस करा है तो एवरी पर्सन हु वाज इंचार्ज एट टाइम ऑफ ऑफेंस, जो भी पर्सन उस समय इंचार्ज होगा एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी, जो भी पर्सन रेस्पॉन्सिबल होगा कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, वो भी उसको गिल्टी और लायबल माना जाएगा, ठीक है। पर्सन नॉट लायबल इफ he proves offense was committed without his knowledge, exercise due diligence to prevent offense। वो पर्सन लायबल नहीं होगा अगर वो ऑफेंस हुआ है उसकी विदाउट हिज नॉलेज या फिर उसने ड्यू डिलीजेंस रखा था कि ऑफेंस नहीं हुआ है, तो उसको लायबल नहीं माना जाएगा पर्सन को। अदरवाइज जो भी पर्सन इंचार्ज होगा या फिर रेस्पॉन्सिबल होगा कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो वो लायबल माना जाएगा। उसके बाद 3 नोट दे रखे हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस शैल नॉट अप्लाई टू एन ऑफेंस विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच सिमिलर ऑफेंस कमिटेड बाय इट। यानी कि एक बार आपने कंपाउंडिंग का मतलब होता है जैसे कि आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं करना, ठीक है, सिर्फ आप पेनल्टी दे के बचना चाहते हो, चाहे आप ज़्यादा पेनल्टी देना चाहते हो तो वो हो सकता है, पर ये सिर्फ 3 साल में एक बार ही हो सकता है, ठीक है।
3 साल में एक बार ही हो सकता है, ठीक है। फिर 3 साल बाद कंपाउंडिंग हो सकता है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने गलती कर दी फिर आपका कंपाउंडिंग हो गया, यानी कि आपने फ़ाइन भर दिया जेल जाने की बजाय, तो फिर उसके थोड़े टाइम उसके 6 महीने बाद ही वापस आपने कोई ऑफेंस कर दिया जिसमें आपको इम्प्रिजनमेंट भी थी या फिर फ़ाइन भी लग रहा था, तो अब आप चाह रहे हो कि सिर्फ फ़ाइन दे के बच जाओ, जेल नहीं जाना चाह रहे हो, तो कंपाउंडिंग सिर्फ 3 साल में एक बार ही हो सकती है, ठीक है, बार बार नहीं हो सकती। नोट, वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन, नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द ऑफेंडर। यानी कि कोई पर्सन मान रहा है कि वो ऑफेंस के लिए तैयार है, ठीक है, वो कंपाउंडेड ऑफेंस के लिए तैयार है, ठीक है, बिफोर प्रोसिक्यूशन, ठीक है, बिफोर जो भी कानूनी प्रक्रिया चलेगी उससे पहले वो पर्सन मानता है कि हाँ उसकी गलती थी, उसने एक्ट को तोड़ा और अब वो फाइन भरने के लिए तैयार है, तो फिर उस केस में आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। फिर जो ऑफेंस होगा, जो उसकी पेनल्टी होगी, वही भर के वो उसको माफ़ी मिल जाएगी। नोट इफ मैंडेटरी इम्प्रिजनमेंट ओनली, नो कंपाउंडिंग। यानी कि अपन ने इधर देखे थे ना कि इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फाइन हो सकता है, तो बहुत, तो ये ऐसे केस में कंपाउंडिंग हो सकती है। कहीं आपको दे रखा है कि सिर्फ इम्प्रिजनमेंट होगा, ठीक है, मान लो इधर सिर्फ इम्प्रिजनमेंट दे रखा है, फाइन का ऑप्शन नहीं दे रखा, तो यहाँ आपको कंपाउंडिंग का ऑप्शन नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं है कि अब आप यहाँ फ़ाइन दे दो तो चल जाएगा, ठीक है, कहीं मैंडेटरी इम्प्रिजनमेंट है तो आपको कंपाउंडिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मिसलेनियस में दे रखा है नथिंग शेल अप्लाई टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री इन बिटवीन ट्रांसेक्शन। यानी कि ये पूरा एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री अगर कोई ट्रांसेक्शन करती है तो उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। डेफिनेशंस में आपको बता रखा है, जो काम का बता रखा है वो मैंने लिख रखा है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन नॉट इंक्लूड एन आर्टिकल गिवन टू अ पर्सन एज गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज इफ मार्केट वैल्यू इज नॉट मोर देन 1 लाख। यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा ऐसा आर्टिकल जो आपने गिफ्ट दिया फॉर पर्सनल यूज़ जिसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा नहीं है। यह सिर्फ आर्टिकल के लिए अप्लाई है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन में वो आर्टिकल इंक्लूड नहीं होगा जो आपने गिफ्ट दिया था पर्सनल यूज़ के लिए और उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल ऑल्सो डीम टू बी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। यानी कि कोई आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला, उसका आपने फिर कहीं डिपॉजिट करा दिया, उसका कहीं इंटरेस्ट आ रहा है, तो वह भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन का ही पार्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, ये पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे रिवीजन नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। बाकी सारे टॉपिक हमने कंप्लीट हो चुके हैं एक बार। अब अपन को एक बार पूरे चैप्टर का रिवीजन देखना है और उसके बाद जो ICI की क्वेश्चन है वो अपन को देखने रहेंगे, तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।